Hello everyone. Once again I am welcoming you all in our YouTube channel. My name is Arvind Shukla. आज हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। सब जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इन सब के बारे में बात करने के लिए जो लॉ आती है उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कूलम साहब ने क्या क्या बातें बताई थी, उनके क्या क्या वक्तव्य थे, उनके क्या क्या विचार थे। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चार्ज है, जैसे ये चार्ज है प्लस, और इससे कुछ सेपरेशन पर दूसरा चार्ज है प्लस Q2, यानी कि दो चार्ज है Q1 और Q2। दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज R। तो देखिए ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दूसरे चार्ज को पहला चार्ज रिपेल करेगा। ये जो फोर्स है हमने दिखाया F21, क्या पढ़ेंगे इसको? F21, फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज ऑन फर्स्ट वन, यानी कि दूसरे चार्ज पे पहले चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो होगा F21। और ठीक इसी तरह से दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दूसरा चार्ज जो पॉजिटिव है वो पहले चार्ज Q1 को रिपेल करेगा, और ये रिपल्सिव फोर्स हम लिख सकते हैं F12। क्या लिखा हमने? F12। F12 क्या बता रहा है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी दूसरे चार्ज ने पहले पे जो फोर्स लगाया। तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि ये Q1 तो लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट से अगर रिपेल करेगा तो ये फोर्स Q2 के राइट साइड में क्यों लग रहा है? एक्चुअली ये जो फोर्स F21 है वो यहाँ पे लगता है, ऐसे Q2 को रिपेल करेगा, लेकिन हमने इसको स्लाइड कर लिया है जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ कोई चार्ज है -Q1 और दूसरा चार्ज है -Q2, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो फोर्सेस होंगे वो होंगे F21, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, और इधर क्या होगा? F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। लेकिन अगर इसी में से एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और अगर दूसरा चार्ज क्या है? निगेटिव है, यानी जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव है और Q2 क्या है? निगेटिव है। इन दिस टाइम बोथ द चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। इस केस में दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। तो ये F12 या F21 जो फोर्सेस होंगे उनके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो कूलम्स लॉ में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं F21 या F12, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो कूलम्स लॉ समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है +Q1 और दूसरा चार्ज है +Q2। देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस R, यानी Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R। तो कूलम साहब ने ये कहा था
कि द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी कभी भी कोई भी दो चार्ज एक दूसरे को अगर इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, यानी Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ कूलम साहब ने दूसरी बात ये बताई कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो चार्ज के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दो बातें कूलम साहब की हम लोग समझ चुके। पहला कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यही फोर्स उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये जो फोर्स लगता है इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है। यहाँ देखिए Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इसी के लॉन्ग फोर्स लग रहा है F21 या F12। ऐसा नहीं है कि F12 इधर लग जाए, ये नहीं मान्य होगा, ये नहीं चलेगा। जब भी फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन, क्योंकि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली, हमने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of, क्या मैंने बताया था, product of their magnitude। and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान से समझिए, ये जो कूलम्स लॉ है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है आर, उसके स्क्वायर, यानी आर का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो आर पावर 2, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। और साथ ही साथ हम एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं, दिस फोर्स एक्ट्स along, this force acts along line joining them। तो इस तरह से ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट पूरा हुआ। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। और ये कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, जिसमें आपने ये देखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये है कूलम्स लॉ, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया, चलो भाई मिट गया। तो हमने ये बताया, क्या बताया अभी कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं, ये है Q1 और दूसरा चार्ज क्या भाई Q2,
if there are two charges q1 and q2 separated by a small distance r, then force between them is directly proportional to q1 q2 and inversely proportional to r square. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बातें की हैं, आप लोगों को याद होगा. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, एक साथ लिखना चाहें, यही तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, तो हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई आर स्क्वायर. अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस करते हैं, हटा देते हैं, देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस हो गया किससे? इक्वालिटी के साइन से. यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वालिटी का साइन लगा है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट अपीयर होता है. सपोज कर लेते हैं वो कांस्टेंट क्या है? k. तो f इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर. ये कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है. f इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर. तो जो कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? दो मास के बीच में लगता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज gm1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो ये देखिए जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है कितना है? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर. और हमने 11th क्लास में यानी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज gm1 m2 बाई आर स्क्वायर. यानी ये जो फोर्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किस लॉ से? कूलम्स लॉ से. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड फोर्स बिटवीन टू मासेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ एक बात समझ में आ गई कि कूलम्स लॉ इज जस्ट सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये जो कांस्टेंट अपीयर हुआ है इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लें. हमने प्रोपोर्शनल, हाँ, तो ये जो कांस्टेंट k है इसको हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं. चूँकि ये कूलम्स लॉ में अपीयर हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट, या किसी किसी बुक में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है. तो कूलम्स लॉ में जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस किया है तो इक्वालिटी के साइन, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करके जब इक्वालिटी का साइन लाया तो यहाँ एक कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज कूलम्स लॉ. अब इस k की वैल्यू जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख ले जा रहे हैं, अटेंशन से सुनिए. द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन मीडियम. मीडियम कहाँ का? मीडियम बिटवीन टू चार्जेस. यानी ये जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, in which the constant appear is known as Coulomb's constant, and the value of this Coulomb constant depends on the medium between two charges and system of unit. यानी अगर दोनों चार्ज के बीच का मीडियम चेंज होगा और यूनिट चेंज होगा तो दोनों ही केस में k की वैल्यू बदल जाएगी. द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो वन बाय वन बात करते हैं. इफ बोथ द चार्जेस आर इन वैक्यूम, ये जो दोनों के दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2 वो कहाँ पे हैं? वैक्यूम में हैं. इफ बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इन वैक्यूम, देन इन SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा होगा? SI सिस्टम. हम जानते हैं SI सिस्टम है, FPS सिस्टम है, MKS सिस्टम है. तो
जो SI सिस्टम होगा उसमें K की वैल्यू आएगी 1/4πε0 या 9 × 10⁹। ध्यान से समझेंगे, जब दोनों के दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हों और साथ ही साथ SI सिस्टम की बात हो रही हो तो उस केस में K की वैल्यू आएगी, जो कूलम कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने जो यूनिट लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको कैसे लिखा? इसको हमने यहीं से लिखा है। देखिए K का यूनिट चाहिए तो F × R स्क्वायर, F क्या है? फोर्स, न्यूटन × R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो Q1 कूलम, Q2 भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड इन CGS सिस्टम, किसकी बात करें? CGS सिस्टम की बात करें। अभी हमने किसकी बात की है? SI सिस्टम की। तो K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹। और अगर हम CGS सिस्टम में आते हैं तो K की वैल्यू होती है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। ध्यान से समझिए, SI सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, बहुत हाई वैल्यू है। और CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। इसको चाहें तो आप लोग रिलेशन प्रूफ भी कर सकते हैं, खुद ब खुद कर सकते हैं। न्यूटन के जगह पे आप रखेंगे डाइन 10⁵ डाइन, और मीटर स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर के जगह पे रखेंगे 3 × 10⁹ स्टैट कूलम स्क्वायर। हो जाएगा ना? अच्छा, नहीं हो पाएगा तो चलिए फिर कर ही देते हैं। आइए चेक करते हैं। K की वैल्यू हमने कितनी बताई? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो K की वैल्यू हमने SI सिस्टम में लिखी है, तो सारे यूनिट्स कौन से हैं? SI सिस्टम वाले हैं। अब इसी यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? CGS सिस्टम में। आइए कन्वर्ट करते हैं। K = 9 × 10⁹। अच्छा, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं? 10⁵ डाइन। और मीटर स्क्वायर, अरे भाई 1 न्यूटन = क्या होता है? 10⁵ डाइन। और मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर = 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, तो 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो अपॉन कूलम स्क्वायर। तो कूलम को हम कन्वर्ट करेंगे CGS सिस्टम में, तो 1 कूलम = कितना होता है? 1 कूलम = 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। कितना होता है? 1 कूलम = 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको। K = 9 × 10⁹, 10⁵, 10⁴, 10⁹ + 5 + 4। बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, हम सबको पता है। चलिए, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 स्क्वायर, तो 9, और 10⁻9 स्क्वायर 10⁻18। यूनिट्स जो हैं उसको एज इट इज रहने देते हैं, अभी हम लिख लेंगे। K = 9 से 9 कैंसिल, 10⁻9 + 5 14 + 4 = 18, तो 10⁻18 से 10⁻18 कितना बच गया? न्यूमेरिकल वैल्यू 1। यूनिट समेट लेते हैं, कितना है? डाइन, यहाँ पे क्या है भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा? स्टैट कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से जिस K की वैल्यू SI सिस्टम में आ रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसी K की वैल्यू CGS सिस्टम में होगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने बताया था कि K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? दो चार्ज के बीच के मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट पे। तो अगर दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हो तो हमने डिस्कस कर लिया K की वैल्यू क्या होगी?
अब अगर दोनों चार्ज मीडियम में रखे होंगे तो फोर्स कैसे चेंज होगा, मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, ये सारी बातें अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अभी बहरहाल यहाँ एक नई टर्मिनोलॉजी, नया टर्म निकल करके आया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्साइलन नॉट। क्या बोल रहे हैं, एप्साइलन नॉट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन, क्या पढ़ेंगे, EPSILON, एप्साइलन। ऐसे अगर लिखा हुआ तो ये एप्साइलन होगा, और अगर यहीं पे अगर हम नॉट लगा दें तो इसको पढ़ा जाएगा एप्साइलन नॉट। तो एप्साइलन नॉट के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके नोट बना लीजिए। आइए, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज 1/4 एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो कूलम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्साइलन नॉट या 9 × 10⁹। तो यहाँ जो एप्साइलन नॉट है इसको क्या बोलेंगे, वेयर एप्साइलन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्साइलन नॉट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्साइलन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये कैसे हमने लिख दिया डायरेक्ट, इसको समझना होगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि 1/4 एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू कितना, 9 × 10⁹। तो यहाँ से अगर हम एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 9 × 10⁹। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 × 9 × 10⁹। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एप्साइलन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻12। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे एप्साइलन नॉट के न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसके यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला के भी बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, यूनिट्स ऑफ एप्साइलन नॉट। चलिए क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लिख सकते हैं 1/4 एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू F। देखिए F इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 F। देखिए एप्साइलन नॉट डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो F डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/4 एफ आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2। तो हमको किसका यूनिट लिखना है, एप्साइलन नॉट का। तो एप्साइलन नॉट का यूनिट लिखने के लिए क्या लिखेंगे, Q1 Q2 का यूनिट लिखेंगे। Q1 क्या है, चार्ज कूलम, Q2 क्या है, चार्ज कूलम, अपॉन 4 का क्या यूनिट होगा, बताओ भाई, क्या बताओगे जब होगा ही नहीं तो। F क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। R क्या है, R क्या है भाई, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर, क्या हो गया, कूलम स्क्वायर, अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने लिख लिया था। नाउ डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे,
डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4πfr²। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिख दे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा। हमने 11th में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बताया गया था, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन पता चाहिए तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं। Q1 क्या है, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। Q2 क्या है, चार्ज, इसका भी डायमेंशन 80 अपॉन 4π डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेंगे। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, mL/-2। आर क्या है, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, इनके बीच का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L²। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हम कंपाइल कर लेंगे। m डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो m⁻⁻1 L इंटू L² क्या होगा L⁻3 और T⁻⁻2 T इंटू 2 T², तो कुल मिला के क्या होगा T⁻4। देखिए T इंटू T² और T⁻⁻2 नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो T⁻+2 पहले से था, T⁻⁻2 ऊपर गया +2 हुआ, तो +2 मिल गया +4 हो गया। A इंटू A बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बुद्धिमान हैं समझ जाएंगे। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। क्या होता है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट क्या हुआ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला हो गया m⁻⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। तो हमने कूलम्स लॉ से क्या पढ़ा कि इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, कहाँ रखे हों वैक्यूम में, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², या इसी को लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। तो ये बड़ा मज़ेदार रहा कूलम्स लॉ कि इफ़ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी डिफाइंड एज 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², r 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r², where एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चलिए इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Fe to Fg for 2 electrons separated by some distances। What is the ratio of Fe to Fg for 2 electrons separated by some distance? यहाँ देखिए F फोर्स के लिए है, E stands for electrostatic force and G stands for gravitational force। क्वेश्चन ये है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हो, पहला इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, मान लिया कितने डिस्टेंस पे, कुछ नहीं, हाँ कुछ को हमने नाम दे दिया r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इफ देयर आर 2 electrons separated by distance r, then what is the ratio of the force between electrons, हाँ Fe to Fg, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हैं, चार्ज हैं, और दोनों के दोनों निगेटिवली चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और वहीं दोनों के दोनों मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो इनके बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg। यही
Fe और Fg का हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन बनाते हैं इसका। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमको चाहिए Fe अपॉन Fg, वी हैव टू फाइंड व्हाट, Fe अपॉन Fg, यही हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके लिए Fe अपॉन Fg की वैल्यू क्या होगी। तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हम लोगों ने क्या पढ़ा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और Fg क्या पढ़ा भाई, अरे न्यूटन साहब ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया था कि द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो Fe अपॉन Fg हमको चाहिए। चलिए Fe की वैल्यू पुट करिए, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन Fg की वैल्यू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो भाई बड़ा मज़ा आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, है, आर स्क्वायर इज कैंसिल विथ आर स्क्वायर। अब जो बच गया उसको लिखते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ये जी जो है कैपिटल जी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 m1 m2। आइए नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन पे होगा Q1 उतना ही चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन पे होगा Q2, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसकी वैल्यू आप सबको याद होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन उसका मास m1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका मास m2, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री वाले बताओ। अच्छा चलो नहीं पता तो हम बताते हैं, पता होगा, याद किए होगे 11th में तुम लोग, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने चार्ज की वैल्यू लिख दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास लिख दिया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ Fe अपॉन Fg को हमने कहाँ छोड़ा था, पीछे छोड़ा था, पीछे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वही हमारा मेन मुद्दा है। तो आइए लिखते हैं Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 Q1 और Q2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, E। तो Q1 इज इक्वल टू E Q2, तो E इंटू E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू ME, तो ये क्या हो जाएगा ME स्क्वायर। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 6.67 इंटू 10 पावर -11, ये एज इट इज हमने लिख दिया। E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल स्क्वायर अपॉन Me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होल स्क्वायर। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा Fe अपॉन Fg इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर 40। तो इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के आंसर को पता किया। क्वेश्चन ये था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स Fe
और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, Fg। तो Fe और Fg का रेशियो कितना आया, हमने कैलकुलेट किया 1/1, स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए होंगे। और ये कितना आया, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 10 टू दी पावर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 40। यानी अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो Fe इज इक्वल टू 10 पावर 40 टाइम्स ऑफ Fg। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आया है, बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट लेकर के आया है। क्या लेकर के आया रिजल्ट, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स है इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू दी पावर 40 टाइम्स देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें 10 पावर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता लग पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। इस क्वेश्चन का आंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये लेकर के आया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस ड्यू टू electric force between two charges, which is what, electric force is very very stronger than gravitational force between two masses। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर भी आया और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक रिजल्ट ये आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रोंगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बोर्ड के लिए तो है ही, जेईई मेंस में भी और नीट में भी कई बार पूछा गया है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझने के लिए हमने सपोज कर लिया कि यहाँ एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मॉड आर। मॉड आर इसलिए मैंने लिया कि इसकी मॉडुलस वैल्यू लिए हुए हैं। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड आर। अब अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं प्लस Q2 तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, निगेटिव को रिपेल करता है। लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में दोनों के दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पहला चार्ज दूसरे को और दूसरा चार्ज पहले को। तो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F21। कौन लगा रहा है, पहला चार्ज। तो F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। देखिए F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो आइए हम लिखने की कोशिश करते हैं। F21 इज इक्वल टू कितना होगा, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो कूलम्स लॉ से हो गया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे आप मान लीजिए वेक्टर ए लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में इसके यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं। यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, और यहाँ से ए कैप इज इक्वल टू, यानी वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए। इतनी बातें समझ में आई। तो अगर हम F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो देखिए ये जो F21 है इधर की तरफ एक वेक्टर वर्क करेगा, कौन सा, R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह F12 की तरफ जो वेक्टर वर्क करेगा वो होगा वेक्टर R1 माइनस R2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है R1 और इनिशियल क्या है R2, तो R1 माइनस R2। तो F21 की तरफ कौन सा वेक्टर वर्क करा, R2 माइनस R1। तो हम इसका क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं। F21 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर। अच्छा, R2 माइनस R1 का हमको क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कितना है, R2 माइनस R1, और उसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी होगी, R2 माइनस R1 मॉड हो गया। अब ये जो R2 माइनस R1 है, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है, या R1 माइनस R2, इन दोनों की जो मॉडुलस वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, वो मॉड R के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, मॉड R। अब वो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R2 के मॉडुलस वैल्यू के इक्वल होगा। तो इस तरह से ही हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर है। R2 माइनस R1 के मॉडुलस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मॉड R। तो ये जो R स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, R क्यूब, और ऊपर क्या होगा, R2 माइनस R1। तो ये हो गया कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अगर इसी तरह से हम पहले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, F12, इसके लिए लिखना चाहें तो हम इसी तर्ज पे सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या लिखोगे भाई, सिमिलरली F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई मॉड R क्यूब। अच्छा, R2 माइनस R1 था, तो इस बार क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। समझ में आ गई बातें। जब लिखेंगे F21 तो 21 R2 माइनस R1, और जब F12 लिखेंगे तो R1 माइनस R2, जो कि 100% सही है, 100% सही है। अच्छा, कुछ बुक्स में कंफ्यूजन के लिए ये R2 माइनस R1 को वेक्टर R12 लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में इसी को R2 माइनस R1 को R21 लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए ये जो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है इसको हमने लिखा ही नहीं, हमने सिंपली लिख दिया, अगर F21 फोर्स ड्यू टू सेकेंड फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, F21 का मतलब क्या, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, F21 तो R2 माइनस R1, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड R1 माइनस R2, जो कि 100% सही है, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम F21 के लिए जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन 1 माने, और F12 के लिए, F12 के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, यानी होगा इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर, नाउ ऑन कंपेरिजन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा भाई, अरे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए F21 K Q1 Q2 बाई मॉड R क्यूब, K Q1 Q2 बाई मॉड R क्यूब, ये तो सेम है, चेंज कहाँ है, यही है, यहाँ है R2 माइनस R1 और ये है R1 माइनस R2। तो जो R2 माइनस R1 वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ R1 माइनस R2, सिंपल। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये रहा हमारा कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, जहाँ हमें ये पता चला कि द फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट वन इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वन। यानी पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाता है। अंतर क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये निगेटिव साइन यहाँ पे जो आ रहा है वो यही बता रहा है कि F21 का डायरेक्शन F12 के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कि ये जो दो फोर्सेस हैं F12 और F21, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, ये फॉर्म कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बना रहा है भाई,
पेयर बना रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पे क्या लगाया भाई, एक्शन F21, तो रिएक्शन आएगा ना। तो दूसरे चार्ज ने पहले पे इसका रिएक्शन दिया F12, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सर्टिफाइज दैट कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन and the force between two charges forms action reaction pair।